हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण गूगल प्ले स्टोर पर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप आपको शो नहीं हो रही होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, पूरी तरह से सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी मटेरियल आपको हमारी गूगल प्ले स्टोर से जब आप ऐप इंस्टॉल करते थे, जो वहाँ पर मटेरियल मिलता था, सेम मटेरियल आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सिक्योरिटी इशूज़ नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो अनइंटरप्टेड रहनी चाहिए। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, तो आप इस लिंक से फिलहाल काम चला सकते हैं। बाकी इसको जल्द ही रिस्टोर कर दिया जाएगा। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं, केरल, झारखंड, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When did the Jallianwala Bagh massacre, also known as the अमृतसर मैसेकर, occur? जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 13 अप्रैल 1919। आपको जानना चाहिए जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसे अमृतसर मैसेकर भी कहते हैं, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस साल 105वीं एनिवर्सरी है इस नरसंहार की। थोड़ा सा आप तो जानते ही होंगे बैकग्राउंड इसका, मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, एक लार्ज और पीसफुल क्राउड जो थी वो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में इकट्ठा हुई थी बैसाखी फेयर को लेकर। साथ ही रोलेट एक्ट के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो प्री इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उस चीज़ के अगेंस्ट भी ये लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर दे रहे थे। तो इसके रिस्पॉन्स में जो यहाँ पर टेम्पररी ब्रिगेडियर जनरल थे रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इन्होंने ट्रुप्स को ऑर्डर दिया कि क्राउड पर जो है शूट किया जाए और कंटिन्यू शूट होता रहा। सभी जो एग्जिट का जो गेट था वो बंद कर दिया गया था और लगभग 1500 लोग जो है इसमें मारे गए। ठीक है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आपको बता दें, ब्रिटेन ने कभी भी फॉर्मली अपोलोजाइज नहीं किया है, माफ़ी नहीं मांगी है। हालांकि 2019 में डीप रिग्रेट उन्होंने एक्सप्रेस किया था। हंटर कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया, लेकिन कोई भी पनिशमेंट जो डायर है उसको नहीं दी गई। 13 मार्च 1940 की बात है लंदन की। उधम सिंह जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे, इन्होंने माइकल ओ डायर को जो है मार दिया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के उस टाइम पर। इन्होंने ही जो ये ऊपर जो हमने डायर की बात की है, जो इन्होंने शूट के ऑर्डर दिए थे, ठीक है, इस चीज़ को अप्रूव किया था इन्होंने ही, जो माइकल ओ डायर है। ठीक है, तो उनकी जो है हत्या कर दी थी। What is the India's GDP growth forecast for the fiscal year 2025-26 according to the Asian Development Bank? एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 7%। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रहने वाली है करंट ईयर में, ये 7% रहेगी। पहले उन्होंने 6.7% बताया था। साथ ही इन्फ्लेशन 4.6% रहेगी। 2025-26 फिजिकल के लिए एडीबी ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ 7.2% रहने वाली है। तो ऊपर जो है ये फिजिकल 25 के लिए है और ये फिजिकल 26 के लिए है। फिजिकल 25 मतलब 24-25, फिजिकल 26 मतलब 25-26। Who has been appointed as the first Chief Investment Officer of the India's National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)?
भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के पहले मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, राजीव धार। देखिए, इंडिया का जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इन्होंने राजीव धार को अपना चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया है। पहली बार है ये जो पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई है। आपको अगर हम NIIF के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 49% जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, इसकी हिस्सेदारी, और लगभग 4.9 बिलियन US के असेट्स ये मैनेज करता है। हमारे देश का बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये। संजीव अग्रवाल इस फंड के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, SR पावर लिमिटेड ने अंकुर कुमार को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है अपने रिन्यूएबल बिजनेस डिवीजन के लिए। Who has been recommended for the position of chairman and managing director of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI)? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मनोज मित्तल। आपको जानना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IFCI मनोज मित्तल, इनका नाम जो है रिकमेंड किया गया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। ठीक है, तो FSI भी है जिन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया है। साथ ही संजय शुक्ला का नाम भी इन्होंने रिकमेंड किया है नेशनल हाउसिंग बैंक के MD के लिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB, इन्होंने सुशील शर्मा का नाम रिकमेंड किया है SJVN लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव्ड आर्मी मोबिलाइजेशन लॉ, किस देश की संसद ने सेना लामबंदी कानून को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन की पार्लियामेंट ने हाल ही में आर्मी मोबिलाइजेशन रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि कंट्री चाहती है जो रशिया के साथ जो ये वॉर चल रहा है इसमें जो ट्रूप्स हैं वो काफ़ी थक चुके हैं, तो उनके बदले फ्रेश मैन पावर वहाँ पर भेजी जाए। तो ये बिल जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा जैसे ही साइन होता है तब ये लॉ बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी यूक्रेनियन मैन हैं 18 से 60 साल के बीच के, वो अपना पर्सनल डेटा मिलिट्री अथॉरिटीज़ के साथ जो है अपडेट करेंगे, और जो ड्राफ्ट ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वो देखेंगे कि कौन जो है सही व्यक्ति है जिसे जो है सेना में शामिल किया जाए, है ना, और जो अभी तक लड़ रहे हैं उनको थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए। मिलिट्री एज मैन वुड बी लीगली रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम्स टू कैरी द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दे आर गिवन बाय द ड्राफ्ट ऑफिस। ठीक है, हमेशा उन्हें जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रखना होगा, और किसी भी वक्त उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा सकता है। और अगर कोई जो है इस मोबिलाइजेशन रूल्स के अगेंस्ट होता है तो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंसेज हैं वो बैन कर दिया जाएगा। Who is the CEO of National Stock Exchange who has recently been appointed to the University Grants Commission? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है जिन्हें हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आशीष कुमार चौहान। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष कुमार चौहान और जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू, इन्हें मेंबर नियुक्त किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, जो कि इंडिया का रेगुलेटर है हायर एजुकेशन के लिए। और पहले अब इसकी जो 4 मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी अब 8 मेंबर्स हो गई है, क्योंकि सच्चिदानंद मोहंती और शशिकला गुलाबराव वंसरी को भी इस कमीशन में हाल ही में नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। तो 4 नई नियुक्तियाँ हुई है, तो अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी पहुंच गई है? 8, पहले कितनी थी? 4। UGC एक्ट 1956 की बात करें तो इस कमीशन में 10 मेंबर्स होते हैं चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के अलावा। ठीक है, और चेयरमैन आप सभी जानते ही हैं कि ममिदला जगदीश कुमार हैं, वाइस चेयरमैन दीपक कुमार श्रीवास्तव हैं। Artemis Medicare Services Limited has signed a definitive agreement with which agency to raise funds of 3,300 million rupees. Artemis Medicare Services Limited ने 3,300 मिलियन रुपीस फंड जुटाने के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड, इन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, जिसके तहत 3,300 मिलियन रुपीस का फंड जो है रेस किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। IFC's investment will help the company improve healthcare accessibility and quality by supporting its growth plans in bed capacity, introducing new medical treatment specialties, and establishing cardiac care centers in Tier 2 and 3 cities.
Who has been named the International Event Ambassador for the 16th edition of the World 10K Bengaluru? वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है डैम वैलेरी एडम्स। देखिए डैम वैलेरी एडम्स जो कि आइकॉनिक शॉट पुटर हैं, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इन्हें इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 16th एडिशन ऑफ वर्ल्ड 10K या 10,000 बेंगलुरु के लिए, ठीक है, जो कि 28 अप्रैल को होगी। 39 ईयर ओल्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड से हैं ये और मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल शॉट पुटर रही हैं ऑफ ऑल टाइम। विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड ममताजी सागर द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज? किस संस्था ने ममताजी सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। देखिए ममताजी सागर जो कि बेंगलुरु बेस्ड कन्नड़ा पोइट हैं, राइटर हैं, एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज दिया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा। ये अवार्ड इन्हें अबूजा नाइजीरिया में प्राप्त हुआ। What was the growth rate of the general insurance industry in fiscal 24? fiscal 24 में सामान्य बीमा उद्योग की विकास दर क्या थी? सही आंसर ऑप्शन सी है 12.78%। देखिए अगर हम जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फिस्कल 24 में 12.78% की ग्रोथ इसमें देखी गई। फिस्कल 23 में जो ग्रोथ थी वो 16% थी और फिस्कल 25 में जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड रहेगी कि 15 से 17% के बीच में हो। फिस्कल 24 में जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स हैं इनमें जो ग्रोथ देखने के लिए मिली, ठीक है, मतलब इनमें जो है ग्रोथ देखने को मिली, हालांकि जो रेट था वो थोड़ा कम रहा 8.99% का। और अगर हम पब्लिक इंश्योरेंस में बात करें तो ओरिएंटल इंश्योरेंस इसमें 17% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं बजाज आलियंस अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें टॉप पर रहा 33.49% ग्रोथ के साथ। जो लिस्टेड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये 7.40% से ग्रो किया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है लार्जेस्ट इंश्योरर है 12.78% मार्केट शेयर के साथ। ओवरऑल पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में जो है जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन देखने को मिला है, 32.27% से गिरकर 31.18% रह गया है। वहीं प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हुआ है 51.36% से बढ़कर 53.52% हो गया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, 8.55% का मार्केट शेयर है। वहीं स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है कंट्री में 5.26% मार्केट शेयर के साथ। विच कंपनी हैज टाइड अप विद सेल इंडिया मार्केट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस इंडिया? पूरे भारत में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने शेल इंडिया मार्केट्स के साथ समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या फिर टाटा मोटर्स या आप इसको कह सकते हैं, सेल इंडिया मार्केट के साथ टाई अप किया है जिसके तहत ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस जो है इस्टेब्लिश करेंगे पूरे भारतवर्ष में। द कोलैबोरेशन विल लेवरेज सेल्स वाइड स्प्रेड फ्यूल स्टेशन नेटवर्क एंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटीज इनसाइट्स फ्रॉम ओवर 1.4 lakh Tata EVs on Indian roads to set up chargers at locations frequently visited by EV owners. What is the highest ever annual loan sanction achieved by IREDA in the financial 2023-24 वित्त वर्ष 2023-24 में IREDA द्वारा हासिल की गई अब तक की सबसे अधिक वार्षिक ऋण स्वीकृति क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 7,354 करोड़ रुपए। देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA जो कि लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC हमारे देश में, इसने हाईएस्ट एवर एनुअल लोन सैंक्शंस एंड डिस्बर्समेंट प्राप्त किया है फाइनेंशियल 2023-24 में। आपको बता दें कंपनी ने लगभग 37,354 करोड़ के लोन सैंक्शन किए हैं और 25,089 करोड़ के लोन जो है बांटे हैं इस फिस्कल ईयर में 23-24 में। इसी के साथ जो लोन बुक है इसकी 26.71% की उसमें वृद्धि देखी गई है जो कि अब 59,650 करोड़ रुपीज़ है। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर IREDA के प्रदीप कुमार दास हैं, आप सभी जानते ही होंगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड विच एजेंसी जॉइंट हैंड्स टू इम्प्रूव CGHS हेल्थ केयर एक्सपीरियंस? केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और किस एजेंसी ने CGHS स्वास्थ्य देखभाल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने हाल ही में कोलैबोरेट किया है ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इकोसिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, जो हेल्थ केयर एक्सपीरियंस है सभी बेनिफिशरीज का उसको इंप्रूव किया जाए। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें चेयरपर्सन जैक्सी शाह हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है।
विच बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज इंडियाज जगजीत पवाडिया बीन री इलेक्टेड टू फॉर द थर्ड टर्म फ्रॉम मार्च 2025 टू 2030। भारत के जगदीप पवाडिया को संयुक्त राष्ट्र किस निकाय में मार्च 2025 से 2030 तक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखिए, भारत को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की कई सारी जो महत्वपूर्ण बॉडीज हैं, निकाय हैं, उनमें चुना गया है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रहा है जगजीत पवाडिया, जिन्हें री इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में थर्ड टर्म के लिए, है ना, और 5 साल का कार्यकाल रहेगा मार्च 2025 से 2030 तक। साथ ही भारत को कमीशन ऑन द स्टेटस फॉर वुमेन में भी चुना गया 2025 से 2029 के लिए। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी चुना गया है 2025 से 27 के लिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, इनके भी बोर्ड में चुना गया 2025 से 27 के लिए। साथ ही यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है 2025 से 27 के लिए। वहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है 2025 से 27 के लिए। What percentage of the world's hepatitis cases did India account for in 2022 as per the 2024 Global Hepatitis Report by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2024 वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के हेपेटाइटिस के कितने प्रतिशत मामले भारत से थे? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 11.6%। देखिए, यहाँ पर हम बात करें हेपेटाइटिस जो होते हैं ABCDE, ठीक है, खास करके BC की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम हेपेटाइटिस B और C की बात करें 2022 में, तो भारत में जो है केसेस जो देखे गए वो सेकंड हाईएस्ट रहे हैं चाइना के बाद, ठीक है। तो लगभग 3.5 करोड़ इन्फेक्शंस देखे गए हैं भारत में 2022 में। ऐसा कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। हेपेटाइटिस आप समझते ही हैं कि लीवर के जो इन्फ्लेशन होता है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं और काफ़ी मेजर हो सकता है, फेटल भी हो सकता है। WHO की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 254 मिलियन पीपल हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन हेपेटाइटिस सी से ग्रसित रहे 2022 में। और इंडिया में 2.98 करोड़ हेपेटाइटिस बी केसेस रहे 2022 में। वहीं हेपेटाइटिस सी के जो केसेस थे वो 55 लाख थे। तो टोटल 3.5 करोड़ केसेस भारत में रहे। लगभग पूरे वर्ल्ड के 11.6% केसेस भारत में हेपेटाइटिस के रहे हैं अगर हम 2022 की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं 5 मेन स्ट्रेन्स होते हैं हेपेटाइटिस वायरस के, A, B, C, D एंड E। सभी लीवर डिजीज से संबंधित होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन का मोड अलग होता है, कितनी सेवेरिटी है इलनेस की, ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंशन मेथड, इस तरह से अलग अलग थोड़े हो जाते हैं। WHO रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी 1.1 बिलियन डेथ्स जो कि 2019 में थी से बढ़कर 1.3 मिलियन डेथ्स हो गई है 2022 में, ठीक है। और हेपेटाइटिस रिलेटेड कैंसर केसेस भी बढ़ रहे हैं, डेथ्स भी बढ़ रही हैं ग्लोबली। हेपेटाइटिस बी के कारण 83% डेथ्स हुई हैं, हेपेटाइटिस सी के कारण 17% डेथ्स हुई हैं, यानी कि हेपेटाइटिस बी काफ़ी खतरनाक होता है। और हेपेटाइटिस जो है सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज है डेथ का ट्यूबरकुलोसिस के बाद। जो हाफ द बर्डन ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन जो है वो 30 से 40 साल के लोगों में होता है जो हेपेटाइटिस बी और सी है। और खास करके जो पुरुषों में है 58% केसेस पुरुषों में देखने के लिए मिलते हैं इसके। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच डिजीज इज ट्रीटेड विद द ड्रग डेलामाइड? आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। व्हेन इज द नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट? April 11. Who has been elected as the next Prime Minister of Iceland? Barney Benedictson. Which hospital becomes the first government hospital across India to procure and conduct successful piezoelectric bone conduction hearing transplant? Answer is hearing implants. Answer is Command Hospital Pune. Who inaugurated Homeopathy Symposium organized by Central Council for Research in Homeopathy in New Delhi on the occasion of World Homeopathy Day? Answer is President श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के 7 क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज सतपुड़ा डैम? वेयर इज तोन्यू पोलो एयरपोर्ट? वेयर इज सलरजंग म्यूजियम? एतुर्नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन विच स्टेट? Ethunagaram wildlife sanctuaries in which state? India aims to produce 100 gigawatt of nuclear power by which year? इस तरह क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो 5 वाला है ना, जो 5th वाला है ना, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। बाकी के इंपॉर्टेंट सभी हैं। दोनों पोलो एयरपोर्ट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सलरजंग म्यूजियम भी एग्जाम में अलग अलग टाइप में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें
और इनके आंसर हमें जरूर दें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देंगे। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।